नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। लगातार अतिक्रमण हटाने के लिए बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। इसी बीच बाबा के बुलडोजर को देखकर लोगों के पसीने कुछ ऐसे छूटे कि खुद कुदाल उठाकर अपने अतिक्रमण को हटाने के लिए वो तैयार हो गए। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव से पहले पेच फंस चुका है और अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में दरार की खबरें सामने आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से सीट को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कई राज्यों में सीट की मांग की है और उन सीटों की मांग पूरी होने पर ही 10 सीट जिस पर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव होने वाले हैं उस पर आगे बात की जाएगी। इसी के साथ बीजेपी के नेता संबित पात्रा द्वारा बड़ा बयान दिया गया है। क्या कुछ है पूरा माजरा, ये विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बाबा के बुलडोजर की। तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बाबा का बुलडोजर देख अतिक्रमण करने वालों के पसीने छूट गए। इसके बाद डीएम का आदेश सुनकर लोगों ने खुद कुदाल उठा लिया और अपना अवैध निर्माण तोड़ने के लिए तैयार हो गए। दरअसल बाराबंकी शहर के जल भराव से निजात दिलाने के लिए जमुरिया नाले की सफाई के बाद अब अवैध निर्माण को हटाने का काम शुरू हो गया है। 4 लोगों ने खुद ही अपना पक्का अतिक्रमण हटा लिया, वहीं अन्य लोग भी कब्जा छोड़ने के लिए आगे आने लगे। बाराबंकी में एसडीएम, सदर, सीओ और रैपिड रिस्पांस फोर्स और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में जमुरिया नाले पर बने अवैध निर्माण को जेसीबी से ढहाया गया। अवैध निर्माण को हटाने के लिए पहले 5 लोगों को काशीराम आवास में शिफ्ट करा दिया गया। इसके अलावा 4 लोगों ने खुद ही अपना पक्का अतिक्रमण हटा लिया, वहीं अन्य लोग भी कब्जा छोड़ने के लिए आगे आने लगे। बता दें कि पिछले साल बारिश के समय बाराबंकी शहर में भीषण जल भराव हुआ था और उस समय शहर के कई मोहल्ले में 10 से 15 फुट पानी भर गया था, जिसकी वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस बार जल भराव की समस्या फिर से उत्पन्न न हो, इसके लिए शहर से होकर गुजरे जमुरिया नाले की सफाई का काम करीब 1 सप्ताह से चल रहा था। इधर 2 दिनों से शहर के अंदर सफाई का काम शुरू कराया गया था। इस दौरान करीब 43 लोगों ने अवैध निर्माण जिसकी जद में आ गए। इसे शनिवार को जेसीबी से हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो लोगों में हड़कंप मच गया। सभी ने प्रशासन से गुहार लगाई तो डीएम ने सभी को काशीराम कॉलोनी में बसाए जाने का आदेश दे दिया। शुक्रवार से 5 लोगों को काशीराम आवास पर शिफ्ट कर दिया गया है। एसडीएम सदर विजय कुमार त्रिवेदी ने बताया कि अभी तक हमने सभी मकानों को चिन्हित कर लिया है। 25 मीटर का एरिया हमें लेना है, 20 मीटर तक खुदाई करनी है। और एसडीएम ने बताया कि अभी तक हमने जो नपाई कराई है उसमें 43 व्यक्ति ऐसे मिले हैं जिन्हें पूरी तरह से शिफ्ट करना है। जिन लोगों का आंशिक रूप से 1 मीटर या 2 मीटर के दायरे में अतिक्रमण आ रहा है, वो लोग स्वयं इस मामले में सहमत है कि हम स्वयं उसे गिरा लेंगे और हम उसी मकान में रहेंगे। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से कर दी ये डिमांड। अब उपचुनाव में फंस गया सपा कांग्रेस का पेच। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत और बीजेपी का खेल खराब करने के बाद अब बारी विधानसभा उपचुनाव पर इंडिया अलायंस की नजरों की है। कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर है और दावे भी दबा कर किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक पेच फंस गया है। सपा ने कांग्रेस से बड़ी डिमांड की है और कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यूपी में 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर कोई बात नहीं होगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र और हरियाणा में सीटें मांगी गई। इन दोनों ही राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। सपा का मानना है कि कांग्रेस को उन्हें इन दोनों राज्यों में कुछ सीटें देनी चाहिए और गठबंधन धर्म का भी पालन करना चाहिए। इसके बाद ही कांग्रेस को यूपी में सीट देने का विचार किया जाएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि सपा चाहती है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में भी इंडी गठबंधन में उन्हें सीट मिले। सपा का कहना है कि यदि कुछ सीट यूपी में कांग्रेस को दी गई है तो उन्हें भी महाराष्ट्र और हरियाणा में सीटें मिलनी चाहिए, जैसा कि मध्य प्रदेश में 1 सीट मिली थी। अब ऐसे में गठबंधन बरकरार रहेगा। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि कांग्रेस सपा का गठबंधन मुद्दों के आधार पर हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन मुद्दों को लेकर, जाति जनगणना को लेकर, संविधान को लेकर, अग्निवीर जैसी योजनाओं को लेकर बनाया गया। उन्होंने कहा कि आगे भी हमारा गठबंधन बरकरार रहेगा और इंडी गठबंधन बड़े भाई की भूमिका का पूरा निर्वहन करेगा। भाजपा सांसद वहीं आपको बता दें कि अब जिस तरीके की स्थिति चल रही है, जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि इंडी गठबंधन की अगर हम बात करें तो उनमें भी दाव पेच लगाए जा रहे हैं। इसी बीच अब भाजपा के सांसद संबित पात्रा का भी बड़ा बयान आया है। क्या कुछ कह रहे हैं संबित पात्रा जी, जरा सुन। प्रोटेम स्पीकर को लेकर जिस प्रकार की राजनीति, मैं कहूँगा कुलछित राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, यह पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जहाँ तक प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट का सवाल है, कुछ टेक्निकल विषय आपको जानना चाहिए। द प्रोटेम स्पीकर ऑफ इंडिया, मतलब जो संसद चलता है,
तो प्रोटेम स्पीकर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो एक कन्वेंशन के अनुसार होता है, एक कानून के अंतर्गत नहीं होता है। कन्वेंशन माने परंपरा के अंतर्गत होती है। आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके माध्यम से प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भारत के, वो रिकमेंड करते हैं कौन प्रोटेम स्पीकर होगा। एक लंबी परंपरा चल रही है। अ लॉन्ग कन्वेंशन इन दिस ब्यूटिफुल डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस इंडिपेंडेंस, और कहीं ना कहीं उसमें खलल डालने की कोशिश आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। जहाँ तक श्री भर्तृहरि महताब जी का संबंध है, वो 18th लोकसभा में, 18वीं लोकसभा में कंसेक्यूटिव 7 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। जो कन्वेंशन होता है प्रोटेम स्पीकर में, कन्वेंशन कहता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लॉन्गेस्ट अनब्रोकन सर्विस, सबसे लंबे समय के लिए अनब्रोकन, जिसका बीच में कहीं हार नहीं हुआ हो, और सबसे लंबे कार्यकाल के लिए, कालखंड के लिए जो सांसद रहा है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है, कन्वेंशन के अनुसार, परंपरा के अनुसार उसे ही प्रोटेम स्पीकर बनना चाहिए। तो 18वीं लोकसभा में, 18th लोकसभा में, सही मायने में देखा जाए तो परंपरा के अनुसार 7वीं बार अनब्रोकन रिकॉर्ड के साथ भर्तृहरि महताब कटक से सांसद है, एंड ही क्वालिफाइज टू बिकम द प्रोटेम स्पीकर। कांग्रेस पार्टी ने जो नाम दिए हैं, के सुरेश, एज फार एज मिस्टर के सुरेश इज कंसर्न, ही हैज ओनली सर्व्ड 8 नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स। यहाँ पे नॉन कंसेक्यूटिव, एक साथ मिलाकर के 8 टर्म नहीं बनता है। वो 1998 में भी हारे थे और 2004 में भी हारे थे। जो वर्तमान कार्यकाल है, अगर कंसेक्यूटिव रूप में देखा जाए तो वो चौथा कार्यकाल है। दिस इज द 4th कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ मिस्टर के सुरेश वर्सेस द 7th कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ मिस्टर भर्तृहरि महताब। तो स्वाभाविक रूप से कहीं भी यहाँ पर परंपरा टूट नहीं रही है। देयर इज नो ब्रीच ऑफ कन्वेंशन। आप याद करिए 17वीं लोकसभा में भी, इन द 17th लोकसभा, उस समय प्रोटेम स्पीकर, उस समय के सबसे लंबे कंसेक्यूटिव टर्म जो एमपी रहे, श्री वीरेंद्र कुमार जी बने थे। जबकि अगर देखा जाए तो श्रीमती मेनका गांधी वॉज द सीनियर मोस्ट एमपी। सीनियर मोस्ट एमपी मेनका गांधी थी, मगर चूंकि वो नॉन कंसेक्यूटिव टर्म में देखा जाए तभी सीनियर मोस्ट थी, इस कारण से वीरेंद्र कुमार जी प्रोटेम स्पीकर बने थे। कांग्रेस पार्टी हमें यहाँ पर परंपरा और कन्वेंशन सिखा रही है। आज इस प्रेस वार्ता में मैं कांग्रेस पार्टी से सटीक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और वह है 2004 का। 2004 में कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से इस परंपरा को तोड़ा था। आप याद करिए, स्पीकर के अपॉइंटमेंट के समय 2004 में जो प्रोटेम स्पीकर थे वो थे श्री बाला साहेब विखे पाटिल। और मुझे आश्चर्य हो रहा है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है 14वीं लोकसभा का 2004 में श्री बाला साहेब विखे पाटिल 8 बार के कंसेक्यूटिव सांसद थे। श्री जॉर्ज फर्नांडिस 9 बार के कंसेक्यूटिव सांसद थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी 10 बार के कंसेक्यूटिव सांसद थे। श्री गिरधार गमांग, जो बाद में उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी बने, वो 9 बार के कंसेक्यूटिव सांसद थे। और श्री सोमनाथ चटर्जी 10 बार के कंसेक्यूटिव सांसद थे। खैर, उन्हीं का चयन होना था, जिसमें कि विखे पाटिल साहब जो 8 बार के कंसेक्यूटिव सांसद थे, उन्हें प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को नहीं चुना गया, जो 10 बार के सांसद थे कंसेक्यूटिव। जॉर्ज फर्नांडिस जी को नहीं चुना गया, जो कंसेक्यूटिव 9 बार के सांसद थे। और गिरधारी गमांग जी को नहीं चुना गया, जो 9 बार के कंसेक्यूटिव सांसद थे। आखिर क्यों? आप आज परंपरा और कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, तो यह भी याद दिला दूं कि 1956 में जब मावलंकर जी का अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ था, उसके पश्चात जब स्पीकर का चयन करना था, तब भी आपने हुकुम सिंह जी को प्रोटेम स्पीकर बनाया था।
जो उस समय सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन नहीं थे। तो स्वाभाविक रूप से इन सारे प्रश्नों के जवाब में एक ही उत्तर मिलता है, और वह उत्तर है कि कहीं न कहीं जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उस हमारे नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर के एक ट्राइबल कम्युनिटी, सम्मानित ट्राइबल कम्युनिटी से हैं। कहीं न कहीं ना तो पूर्वोत्तर के प्रति कांग्रेस पार्टी का सम्मान है और ना ही ट्राइबल्स के प्रति, एसटी समुदाय के प्रति, आदिवासी समुदाय के प्रति कांग्रेस पार्टी के मन में सम्मान है। और इसीलिए किरण रिजिजू साहब जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, एसटी कम्युनिटी से आते हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए जिस प्रकार का ये प्रयत्न किया जा रहा है, कुलचित प्रयत्न कांग्रेस पार्टी द्वारा, खुद 2004 और 1956 का उदाहरण मैंने दिया है। मुझे लगता है द 18th लोक सभा इज नॉट गोइंग टू पार्डन द कांग्रेस पार्टी फॉर ट्राइंग टू बिगिन द लोक सभा विद अनकॉल्ड फॉर कंट्रोवर्सी। तो जैसे कि आपने सुना, संबित पात्रा ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कानून से नहीं बल्कि परंपरा से होती है। आजादी के बाद से भारत में यह एक लंबी परंपरा है। अब कांग्रेस इस प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश कर रही है। भर्तृहरि जो है महताब लगातार 7वीं बार सांसद के तौर पर काम कर रही है। परंपरा के अनुसार सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले सांसद को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। इसीलिए इस 18वीं लोकसभा में भर्तृहरि महताब प्रोटेम स्पीकर बनने के योग्य है। यहाँ तक कांग्रेस सांसद के सुरेश का सवाल यह है कि वे लगातार 8 बार सांसद रह चुके हैं। के सुरेश का यह लगातार चौथा कार्यकाल है। हालांकि भर्तृहरि महताब का यह लगातार 7वां कार्यकाल है और इसीलिए परंपरा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर सवाल उठा रही थी, तरह तरह की बातें कर रही थी, जिसके बाद अब संबित पात्रा ने यह बड़ा बयान देकर कांग्रेस को चुप कराने का काम जो है अपने तरफ से किया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी यानी कांग्रेस के बीच में जो है पेच फंस गया है। दूसरी तरफ अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर जब पहुंचा तो लोगों ने कुदाल उठाकर अपना अतिक्रमण खुद हटाने लगे और वहीं संबित पात्रा ने बड़ा बयान देकर स्पीकर वाले मामले पर कांग्रेस को चुप करा दिया है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हुआ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।